नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केरल के मलप्पुरम में पर्यटकों की नाव पलटने से एक बेहद बड़ा हादसा हो गया है और मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मलप्पुरम जिले के तनूर में नाव पलटी थी। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राहत और बचाव कार्य जारी। मरने वालों की संख्या 22 तक पहुंच गई। ये बेहद बड़ा हादसा हुआ है केरल के मलप्पुरम में, जहां पर्यटकों से भरी नाव पलटने से ये बड़ा हादसा हो गया। मरने वालों की संख्या पहले 21 थी, लेकिन अब ये बढ़कर 22 हो चुकी है। 22 लोगों की अब तक मौत हो गई है। इसमें घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मलप्पुरम जिले के तनूर में नाव पलटी थी और ये बेहद बड़ा हादसा हुआ है केरल के मलप्पुरम में, जहां नाव पलटने से हादसा हो गया और इसमें अब मरने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तो मलप्पुरम जिले के तनूर में नाव पलटने से यह बेहद बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि केरल के मलप्पुरम में पर्यटकों के नाव पलटने से हादसा हो गया। 22 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। तो हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हुई और घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर संख्या बढ़ गई है। केरल के मलप्पुरम में पर्यटकों की नाव पलटने से ये बड़ा हादसा हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हुई है। घटनास्थल पर रेस्क्यू लगातार जारी है। मलप्पुरम जिले के तनूर में नाव पलटी थी, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 22 लोगों की अब तक जान गई है और केरल के मलप्पुरम में यह हादसा हुआ है। और अगली खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, जहां पर मणिपुर में हुई झड़पों के मामले में आज सुनवाई होगी और एसआईटी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट एसआईटी की मांग वाली याचिका पर करेगी सुनवाई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट एसआईटी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी और हिंसा प्रभावित जिलों को लेकर ये जानकारी है। हिंसा प्रभावित 8 जिलों में धारा 144 लागू है। उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों को फूंक दिया। दुकानों में भी आगजनी की गई थी। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से मणिपुर में हुई झड़पों के मामले में आज सुनवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर झड़पों के मामले में आज सुनवाई। एसआईटी की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट एसआईटी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। और हिंसा प्रभावित 8 जिलों में धारा 144 लागू है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त ये अहम खबर, हिंसा प्रभावित 8 जिलों में धारा 144 लागू और उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों को फूंक दिया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दुकानों में भी आगजनी की गई है। तो दुकानों में भी आगजनी की गई है और ये बड़ी खबर, जहां पर मणिपुर में हुई झड़पों के मामले में आज सुनवाई। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रवेश, आज पूरे मामले पर सुनवाई है, क्या कुछ जानकारी और आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मणिपुर में जो हिंसा फैल रही है वो आदिवासी और मैती समुदाय के बीच में फैली हुई है और दोनों समुदाय आपस में टकराव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर ये हालात बद से बदतर हो गए हैं। 19 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी हैरान करने वाली बात यह है कि कई इलाकों में अभी भी जो है शांति बहाल नहीं हुई है। अभी भी लगातार हिंसा की खबरें, छुटपुट खबरें लगातार आई जाती है। इंटरनेट बंद है। 8 जिलों में धारा 144 लागू है, उसके बाद भी मणिपुर में जो है हालात सामान्य नहीं है। वहीं मैं बता दूं, बीजेपी के जो विधायक हैं गंगमई, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, जिसमें उन्होंने मैती समुदाय को एसटी समुदाय से बाहर रखने की मांग की है। उनका कहना है कि ये जाति गणना में रखना गलत है और ये इस तरीके की जो चीजें हैं, ये हिंसा फैल रही है, इनको रोकना चाहिए। और वहीं मैं आपको बता दूं, दूसरी याचिका एक मणिपुर की फोरम ने लगाई है। दोनों याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें
हवाला दिया गया है कि इस तरीके का जो भी ये कह लीजिए फैसला है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, कि ये हाई कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता है। इसको राज्य सरकार के अंतर्गत ही दे देना चाहिए और हाई कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, लेकिन माहौल कैसा है, क्योंकि हमने देखा था कि हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश तक हो गए थे। जी बिल्कुल, अभी भी मैंने पहले ही बताया कि अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर छुटपुट घटनाएं अभी भी हो रही है और कई लगभग 8 जिलों में धारा 144 लागू है। उसके बावजूद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बार बार जो ये समुदाय है दोनों आपस में टकराव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। उसकी इसी वजह से प्रशासन ने वहां पर देखते ही उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश लागू किए थे। 19 लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी जो है, मैं बात करूं शांति बहाल की, तो इस समय भी कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं जारी हैं। ठीक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर हिंसा प्रभावित इलाकों में अभी भी धारा 144 लागू है। उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों को भी फूंक दिया था और हालात अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं है। दुकानों में भी आगजनी की गई थी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि मणिपुर में हुई झड़पों के मामले में आज सुनवाई होगी और सुनवाई में अहम चीजें सामने आ सकती हैं। अहम जानकारी, SIT की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट SIT की मांग वाली याचिका पर करेगी सुनवाई। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का अमेठी दौरा है। सांसद दिनेश कुमार यादव निरहुआ का आज 1 दिवसीय दौरा। 11:30 बजे के करीब तीनों लोग गुजायस नगर पालिका पहुंचेंगे। अहम खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी बीना सोनकर के पक्ष में करेंगे प्रचार प्रसार। 2:15 बजे रामलीला मैदान में रोड शो करते हुए जनसभा और 3:30 बजे प्रत्याशी ब्रजेश ग्रहरी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। तो यह अहम खबर, जहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए आज दिग्गज पहुंच रहे हैं और सुबह 11:30 बजे के करीब तीनों जायस नगर पालिका पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी सामने आई है। बीजेपी प्रत्याशी बीना सोनकर के पक्ष में प्रचार प्रसार की बात कही गई है। रणविजय हमारे साथ अमेठी से जुड़ चुके हैं। रणविजय, आज अमेठी में प्रचार प्रसार करने के लिए दिग्गज पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नगर निकाय के दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है, ऐसे में अमेठी स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का आना अपने आप में एक बड़ा अहम फैसला देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं से देखा जाए तो वोटरों को लेकर जो है। जी बिल्कुल, यानी निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार लगातार जारी है और आज दिग्गज अमेठी में पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि इन सब के पहुंचने से कितना असर, और फिलहाल अमेठी की जनता का मन क्या कुछ कह रहा है इस बार? जी, जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे स्मृति ईरानी जी जब से यहाँ से सांसद हुई हैं, तब से लगातार वो अमेठी से जुड़ी हुई हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं से एक तरफ अगर देखा जाए तो जनता बिल्कुल चाहेगी कि इस बार नगर पंचायत और नगर निकाय में बीजेपी जीते। जी बिल्कुल, यानी जनता का भी जो रुख है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। लेकिन मुद्दे मुख्य क्या है इस बार, जब चुनाव में जनता पहुंचेगी पोलिंग बूथों पर, तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार जनता ने वोट करने की ठानी है? जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि मुद्दे जो है चुनाव को लेकर, नगर पालिका में बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं जो अभी तक पूरी तरह से पूरी नहीं की गई हैं। जहाँ पे लोगों का कहना है कि ना ही सड़कें हैं अभी सही ढंग से, ना ही नालियां बनाई गई, और जो नालियां बनाई भी गई हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसको लेकर इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रणविजय, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अमेठी में आज दिग्गज पहुंचेंगे। 3:30 बजे प्रत्याशी ब्रजेश ग्रहरी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज अमेठी दौरा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी पहुंचेंगे। अहम जानकारी, 11:30 बजे के करीब तीनों लोग जायस नगर पालिका पहुंचेंगे और यहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी बीना सोनकर के पक्ष में प्रचार प्रसार होगा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 11:30 बजे के करीब तीनों लोग जायस नगर पालिका पहुंचेंगे। और डिप्टी सीएम अयोध्या
पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक और आज नगर पंचायत का दौरा करेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। कुमारगंज में जनसभा करेंगे, महर्षि वामदेव ऋषि आश्रम के मैदान पर जनसभा करेंगे, नगर पंचायत की जनता को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष पद प्रत्याशी चंद्रबली सिंह के समर्थन में जनसभा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर आज जनसभा करने के लिए पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, महर्षि वामदेव और नगर पंचायत की जनता को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया है। अयोध्या से आरपी सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आरपी, आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहां पर बताया जा रहा है जनसभा करने के लिए पहुंच रहे हैं। इनके आगमन को लेकर क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं? प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है और बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। अयोध्या के चाहे मेयर हो, चाहे यहाँ के जितने भी हो, नगर पालिका के अध्यक्ष हो, पूरी ताकत के साथ यहाँ पे एकदम ताकत झोंक दिया, क्योंकि बीजेपी बीजेपी के लिए अहम सीट मानी जा रही है अयोध्या के लिए जी। और प्रशासन चारों तरफ से चुस्त दुरुस्त है, यहाँ पे जो पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है जी। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हैं और आज जनसभा करते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। नगर पंचायत कुमारगंज में जनसभा करेंगे। फिलहाल आरपी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं मुख्य जिनको ध्यान में रखकर जनता वोट डालने के लिए पहुंचेगी? विकास के मुद्दे भी हैं और कुछ मंदिर के मुद्दे भी हैं, जो हर तरफ यहाँ पे बीजेपी उसको बनाने में एकदम लगी हुई है। अभी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो पूरा जो है फोकस जो है अयोध्या पे दिया जा रहा है जी। आपको बताते चले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आरपी, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी दौरा है और ऋषि आश्रम के मैदान पर पहुंचेंगे और नगर पंचायत की जनता को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे और बीजेपी अध्यक्ष पद प्रत्याशी चंद्रबली सिंह के समर्थन में यहां पर जनसभा। प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर जायजा भी लिया है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दौरे को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। नगर पंचायत कुमारगंज में जनसभा करेंगे, ये अहम खबर सामने आई है और महर्षि वामदेव ऋषि आश्रम के मैदान पर करेंगे जनसभा। नगर पंचायत की जनता को संबोधित करेंगे, महर्षि वामदेव ऋषि आश्रम के मैदान पर करेंगे जनसभा। और बीजेपी अध्यक्ष पद प्रत्याशी चंद्रबली सिंह के समर्थन में जनसभा की बात सामने आई है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ताबड़तोड़ दौरे, अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आज ताबड़तोड़ दौरों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, बरेली में जनसभा और सुबह 11:05 पर जलालाबाद, शाहजहांपुर में जनसभा होगी। दोपहर 12:20 पर श्याम धर्मशाला, बदायूं में जनसभा की बात सामने आई है। वहीं 1:45 पर नागेश पाठक चौराहा, पीलीभीत में जनसभा और 2:45 पर क्षत्रिया चौराहा, पीलीभीत से करेंगी रोड शो। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 2:45 पर रोड शो की बात और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ताबड़तोड़ दौरे शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, बरेली में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सुबह 11:05 पर पहुंचेंगे और 12 बजे के लगभग धर्मशाला, बदायूं में भी जनसभा होगी। वहीं सुबह 11:05 पर जलालाबाद, शाहजहांपुर में जनसभा होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ताबड़तोड़ दौरे आज। और शानू हमारे साथ जुड़ चुके हैं बरेली से। शानू, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं, क्या कुछ खास तैयारियां हैं इनके आगमन को लेकर?
देखिए गरिमा, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज लगातार इनके दौरों का सिलसिला जारी है। एक दिन 2 दिन पहले की बात की जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बरेली पहुंचे, और कल की बात की जाए तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली में हुंकार भरी थी और बड़े पैमाने पर लोग पहुंचे थे और बड़ी विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे नगर पालिका की बात की जाए या महापौर की बात की जाए, उनके पक्ष में यूपी के सीएम ने वोट मांगे थे। और आज की बात की जाए तो देखिए केशव प्रसाद मौर्य बरेली पहुंचेंगे और करीब दोपहर के 3:50 पर बरेली पहुंचेंगे। और ये एमबी इंटर कॉलेज जो कि उसका एक बड़ा मैदान है, वहां पर विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर ये शिरकत करेंगे। और शिरकत में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, चाहे पार्षदों की बात की जाए, नगर पालिका अध्यक्षों की बात की जाए या फिर मेयर उमेश गौतम की बात की जाए, उनके पक्ष में कहीं ना कहीं वोट मांगने का काम करेंगे। और सारी चीजें वही दोहराई जा रही हैं जो कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दोहराई और जो कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोहराई। सीधा सीधा इनका सरोकार अब सिर्फ वोट मांगने से है और भारतीय जनता पार्टी की जितनी नीतियां हैं वहां तक लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि 5 साल में कितना विकास हुआ। क्योंकि कल की बात की जाए तो यूपी सीएम ने बड़े बड़े विकास की बातें गिनाई और वो कहीं ना कहीं धरातल स्तर पर उतरी भी थी। तो सीधी सी बात है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चूक करने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज हैं वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे से जिले में भी जाकर के जनसभा कर रहे हैं। और देखिए पूरे रोहिलखंड में आज जो कि केशव प्रसाद मौर्य है पूरे रोहिलखंड का दौरा करेंगे। शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं और बरेली, पूरे रोहिलखंड के चारों जिलों में आकर के बड़ी जनसभा करेंगे। और देखने वाली बात होगी कितनी ये जनसभा जो है सफल हो सकेगी। और क्योंकि ब्रजेश पाठक की जनसभा की बात करें या फिर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा की बात करें, दोनों ही जनसभा बड़ी सफल हुई। और जो मेयर प्रत्याशी हैं उन्होंने तो अब जीत का दावा भी अपना कर दिया है कि अब मेरी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि यूपी सीएम बरेली में आकर के अपने जो है हुंकार भर के गए हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित है। तो इस तरीके की बातें और इस तरह के कयास सामने जरूर आ रहे हैं। तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं गरिमा देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इससे कहीं ना कहीं धीमी नजर होती हुई साफ नजर आ रही है गरिमा। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर जब दिग्गजों ने मोर्चा संभाला हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा असर भी देखने को मिलेगा। लेकिन शानू, हम ये भी देख पा रहे हैं कि चाहे दोनों ही डिप्टी सीएम हो या खुद मुख्यमंत्री हो, सभी प्रचार प्रसार के लिए बरेली में पहुंचे हैं। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्या वो भी इतनी तेजी से ही प्रचार प्रसार कर रही हैं? देखिए गरिमा, मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी और बसपा, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी की बात करें, इनके प्रत्याशी कहीं ना कहीं अब दिखाई तक नहीं दे रहे। क्योंकि अभी तक जो जिस तरीके से ये रोड शो कर रहे थे, रोड शो में जो है जगह जगह जाकर के अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब धीमे भी साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। कल की बात की जाए तो शातिर सूद जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, उनका तो साफ तौर पर से कहना है कि अगर अब जैसे विधानसभा में अखिलेश यादव बरेली नहीं पहुंचे और अब भी अगर अखिलेश यादव जो है बरेली में इनकी जनसभा नहीं करते हैं, अगर वोट मांगने नहीं आते, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी इस बार भी हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दिग्गजों ने मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के संभाला है। और विधानसभा की बात की जाए, उस वक्त भी विधानसभा का जो चुनाव था उस टाइम पर भी योगी आदित्यनाथ बरेली आए थे, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम की बात की जाए तो वो लोग आए थे और लोगों से वोट मांगे थे। और उसका सीधा सीधा असर जो कि जो चुनाव के नतीजे आते हैं उनमें देखने को मिलता है। और इस बार भी कल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी जो नीतियां थी और भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी बातें थी वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा के गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं देखिए गरिमा, लोगों की माइंड की जो भूमिका होती है वो कहीं ना कहीं चेंज होती है। और जितने लोग अपनी नीतियां बताते हैं तो कहीं ना कहीं उनका सरोकार सीधा उनसे जुड़ता हुआ नजर आता है। और इसी के नतीजा है कि कल यूपी के जो सीएम बरेली पहुंचे थे तो एक विशाल जनसभा का आयोजन जरूर था, लेकिन वो विशाल जनसभा का जितना बड़ा मैदान था उससे भी लोग बाहर तक खड़े हुए नजर आ रहे थे। ये एक योगी आदित्यनाथ की बात नहीं थी, ये एक भारतीय जनता पार्टी की बात थी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी की बात थी। इसलिए यूपी के सीएम बरेली पहुंचे और साफ तौर पर से वोट मांगने की उन्होंने अपील की है। लेकिन देखने वाली बात होगी गरिमा, समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष है और अब वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो लोग कह रहे थे कि समाजवादी का जितना खेमा था, चाहे प्रदेश लेवल की बात करें, राष्ट्र लेवल की बात करें, वो साफ तौर पर से कह रहे थे कि नगर निकाय चुनाव में अब बड़े पैमाने पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार उनको जीत हासिल होगी भी। और मुझे ये भी नहीं लगता कि बड़ी जो सीटों का दावा किया जाता था वो सीटें भी उनको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं वो कहीं ना कहीं इनको खत्म करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी एक तरफ जो पार्टी के दिग्गज हैं उन्होंने अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील लगातार की है और मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन दूसरी ओर जो जनता जनार्दन है इनका मन क्या कुछ कह रहा है इस बार? क्या जो अभी तक के प्रतिनिधि थे उनके कामों से खुश हैं, उन्हीं को मौका देंगे या फिर इस बार नए प्रत्याशियों को भी मौका दे सकते हैं? किस तरह का मूड जनता का नजर आ रहा है बरेली में?
देखिए गरिमा, बरेली का जो नगर निकाय का चुनाव है और नगर निगम के जो महापौर का चुनाव है वो इस बार बड़ा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी का पहली बात तो पूर्ण बहुमत से प्रत्याशी नहीं है। जो उनका प्रत्याशी था संजीव सक्सेना, उसका पर्चा वापस इसलिए कराया गया, खुद प्रदेश नेतृत्व ने उसका जो है पर्चा वापस कराया, क्योंकि जो पूर्व में 2 बार के महापौर बरेली में रह चुके हैं डॉक्टर आईएस तोमर, उन्होंने अपना पर्चा निर्दलीय भर दिया था। तो साफ तौर पर से समाजवादी पार्टी ने अपने आप को पहले ही कमजोर साबित कर दिया, क्योंकि शाहजहांपुर में उनका प्रत्याशी गायब हो गया और अब बरेली में भी उनका प्रत्याशी गायब हो गया। तो इसलिए जो समाजवादी पार्टी है वो अब समर्थन देने का प्रयास कर रही है। जो निर्दलीय प्रत्याशी है बरेली में डॉक्टर आईएस तोमर, उनको समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उनका एक प्रत्याशी है मोहम्मद यूसुफ, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के वोटों को अपने पक्ष में लेगा। जाहिर सी बात है, तो समाजवादी पार्टी का अगर पूर्ण बहुमत से जो उनका प्रत्याशी होता, पूर्ण समर्थन से उनका प्रत्याशी होता, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम वोट है वो उनको कहीं ना कहीं मिलता। लेकिन इस बार अब उनको वो भी नहीं मिलेगा, तो उसका सीधा का सीधा जो खामियाजा है वो निर्दलीय प्रत्याशी को उठाना पड़ेगा, और इसका जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो कि उमेश गौतम है उनको उठाना पड़ेगा। कल की बात की जाए तो और जनता की बात की जाए तो जनता कहीं ना कहीं उमेश गौतम जो कि निवर्तमान मेयर है, उनका कहीं ना कहीं बात सामने जिस तरीके से जनता की आ रही है, वो जिस तरीके का जनता का सर्वे है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कामों से कुछ तो खुश नजर आ रही है। क्योंकि बरेली की जो नगर विकास था, जो सड़कें थी, जो गली कूचे तो काम नहीं हो पाया, लेकिन जो शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट था वो कहीं ना कहीं 70% साफ होता हुआ नजर आया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं जनता खुश है। और दूसरी बात, विपक्ष मजबूत नहीं है। विपक्ष अपने आप में कहीं ना कहीं मजबूताई दिखाता जरूर है, लेकिन उनके प्रत्याशी उम्मीदवार कहीं ना कहीं कमजोर है। इसलिए मजबूरी बन जाती है जनता की कि भारतीय जनता पार्टी को चुनना है। और दूसरी बात, कल योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया कि पहले प्रदेश में जो बरेली जिला था वो कहीं ना कहीं हर 6 महीने बाद यहाँ पर कर्फ्यू लगता था बरेली जिले में, और अब वो कर्फ्यू नहीं लगता, उपद्रव नहीं होता, अब उपद्रव को उत्सव में मनाया जाता है। तो ये बड़ी बातें जो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की थी वो कहीं ना कहीं जनता को दिल से जोड़ती हैं, और इसका खामियाजा सीधा का सीधा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ता है और फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो जनता की बात की जाए तो सीधा सा इस बार सरोकार है कि उमेश गौतम को कहीं ना कहीं उसमें प्लस पॉइंट नजर आ रहा है और इसका फायदा उनको मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, शुक्रिया शानू आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो 2:45 पर क्षत्रिय चौराहा पीलीभीत से रोड शो करेंगे और आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली पहुंच रहे हैं। ताबड़तोड़ दौरे, आज कई अन्य जगहों पर भी दौरा करने के लिए जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये बड़ी जानकारी। शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, बरेली में जनसभा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा होगी, जिनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर दिल्ली से है, जहां पर वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज चंडीगढ़ में करेंगे उद्घाटन और देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री। आज चंडीगढ़ में उद्घाटन करेंगे, यह बड़ी जानकारी सामने आई है। तो इस वक्त यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चंडीगढ़ में उद्घाटन करेंगे, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली से खबर है, वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चंडीगढ़ में उद्घाटन करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन होगा। चंडीगढ़ में उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चंडीगढ़ में उद्घाटन करेंगे, ये खबर सामने आई है। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से आपको हम बताते हैं। इसी बीच एक अहम खबर छत्तीसगढ़ से सामने आई है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर छत्तीसगढ़ से इसी बीच एक अहम जानकारी सामने आई है। मुंगेली में सीएम बघेल आज लोगों से मुलाकात करेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, लोरबी विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करेंगे और हफ्ते भर में मुंगेली जिले में हो रही दूसरी मुलाकात। तो हफ्ते भर के भीतर ही ये दूसरी मुलाकात है। लोरमी के ग्राम चंदेली में रीपा का अवलोकन करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। ग्राम खुड़िया से लोरमी विकासखंड को करोड़ों की सौगात भी देंगे मुख्यमंत्री। 13 करोड़ 71 लाख के विकास निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन होगा। निखिलेश लाल हमारे साथ में है। निखिलेश, आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी मुलाकात है।
हाँ गरिमा, ये मैं बता दूं कि मुंगेली जिले में भूपेश बघेल का प्रदेश के मुखिया का ये दूसरा भेंट मुलाकात कार्यक्रम है, जो कि आज लोरमी विधानसभा क्षेत्र में लोरमी विकास खंड में ये होने जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तय प्रोटोकॉल समय अनुसार रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा लोरमी विकास खंड के ग्राम चंदली में पहुंचेंगे और यहाँ रीपा का अवलोकन करेंगे। जो गौठान में जो महिला सहायता समूह और इंडस्ट्रियल एरिया बनाने, एक उनको स्वावलंबी करने के लिए जो ये योजना लेकर के आया गया था कि गौठानों को डेवलप किया जाए, उसका आज अवलोकन करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ से तत्काल वो ग्राम खुड़िया, जो राजीव गांधी जलाशय के नाम से बहुत फेमस है मुंगेली जिले में, वहां पहुंचेंगे। वहां भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल वहां राजीव गांधी की स्मृति पर उन पर माल्यार्पण करेंगे और वहां पर भेंट मुलाकात में आम लोगों से सीधा संवाद करेंगे। वहां भेंट मुलाकात के विकास खंड को 13 करोड़ 71 लाख के लोकार्पण और शिलान्यास के द्वारा लोगों को सौगात भी देंगे। और जो जानकारी सूत्रों से प्राप्त हो, बिल्कुल, यानी आज बड़ी सौगातें भी देने वाले हैं मुख्यमंत्री और क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर सीधा संवाद करेंगे। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और निखिलेश हमारे साथ में लगातार बने हुए। निखिलेश, एक तरफ बड़ी सौगातें मिल रही हैं, लगातार मुलाकातें भी हो रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के मन में भी उत्साह होगा इन मुलाकातों को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, क्षेत्रवासी बड़े हर्षित हैं और जोर शोर से तैयारी भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से हुई है, जहां पर एक भव्य मंच बनाया गया है राजीव गांधी जलाशय के ठीक समीप ग्राम खुड़िया में, जहां पर मुख्यमंत्री जहां संवाद करेंगे लोगों से और भेंट मुलाकात के दौरान देंगे और शासकीय जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंच रही कि नहीं, इसका वो सीधा संवाद जनता से हाल भी जानेंगे। और मैं बता दूं कि मुंगेली क्षेत्र में जो अचानक मार टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है वो एक बड़ी पहचान बनी हुई है, जहां के विस्थापित अंदर जंगल के अंदर जो ग्राम है वहां के लोगों को 25 गांवों को विस्थापित होना था, जिसमें से 6 ग्राम ही अब तक विस्थापित हो चुके हैं। शायद ये मुख्यमंत्री इसमें और पहल करें कि शायद केंद्र से कुछ मार्गदर्शन मिलने के द्वारा फिर वहां से लोगों को, क्योंकि वहां पर बड़े लंबे समय से बैगा आदिवासी जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र रहते हैं वो वहां निवास कर रहे हैं और उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी है, जो शासन की योजनाएं मिलनी है, वो कहीं ना कहीं अटक जाती है, क्योंकि ये वन परिक्षेत्र कहलाता है। और एटीआर अचानक मार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में निर्माण और भी जो निर्माण होने हैं वो सारे काम लंबित हो जाते हैं। इस कारण से वहां के लोगों में थोड़ी सी मायूसी भी है, पर वो एक मुख्यमंत्री के आने पर वो हर्षित भी है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उनकी सहायता जरूर करेंगे, उनकी मांगों को सुनेंगे और कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। जी गरिमा, बहुत शुक्रिया आपका निखिलेश, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, जहां पर आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे और हफ्ते भर के भीतर ये दूसरी मुलाकात बताई जाती है, जिसको लेकर लोगों के मन में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। और मुरैना में 6 जघन हत्याकांड का मामला, चंबल आईजी प्रशांत सक्सेना ने आरोपियों की बढ़ाई इनाम राशि। 7 आरोपियों पर किया 30-30 हजार का इनाम घोषित। पुलिस अधीक्षक ने पहले किया था 10-10 हजार का इनाम। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बताने, जहां पर मुरैना नरसंहार को लेकर अब आरोपियों पर 30-30 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर किस तरह से खुलेआम गोलियां चली थी और 6 लोगों के इस हत्याकांड में जान गई थी। 6 जघन हत्याकांड का मामला है, जहां पर मुरैना में 6 लोगों की जान गई थी, लेकिन अब इन आरोपियों पर जो इनाम है वो भी घोषित कर दिया गया है। चंबल आईजी प्रशांत सक्सेना ने आरोपियों पर 30-30 हजार का इनाम घोषित किया है। 7 आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है ताकि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जा सके। पुलिस अधीक्षक ने पहले 10-10 हजार का इनाम घोषित किया था, लेकिन अब इस इनाम की राशि को बढ़ा दिया गया है कि जल्द से जल्द इन तक पहुंचा जा सके। मुरैना में 6 जघन हत्याकांड का ये पूरा मामला है और चंबल आईजी प्रशांत सक्सेना ने आरोपियों की इनाम राशि बढ़ा दी है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 7 आरोपियों पर 30-30 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया है। तो पुलिस अधीक्षक ने पहले 10-10 हजार का इनाम घोषित किया था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है और अब इसकी संख्या 30 हजार कर दी गई है। 30-30 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। चंबल आईजी प्रशांत सक्सेना ने आरोपियों की इनाम राशि को बढ़ाया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 7 आरोपियों पर 30-30 हजार का इनाम घोषित कर दिया है।
मुरैना में 6 जगह हत्याकांड का ये पूरा मामला है। और अगली खबर है बिलासपुर से, जहां पर शहर में देर रात दो गुटों के बीच जमकर विवाद हो गया और हथियार चलाने की भी चर्चा है। हमले से घायल शख्स को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट पर तारबहार पुलिस ने अपराध पंजीकृत कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर में बीते कुछ समय से आपसी गुटबाजी या वर्चस्व को लेकर मारपीट होना चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी तरह की लड़ाई कई बार हो चुकी है। बीती रात तकरीबन 1 से लेकर 2 बजे के आसपास किसी बात को लेकर होटल हेवंस पार्क के सामने विवाद हो गया था। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपसी जानलेवा हमला कर दिए और जिससे एक पक्ष को गंभीर चोट आई है। वहीं आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है कोरबा से, जहां ब्रेकर पार करते वक्त ट्रक से उछलकर सैकड़ों बियर की बोतलें बिखर गईं और आम जनता ने सड़क पर जाम लगा दिया। बियर की बोतलें लेकर भागने लगे, जिससे आवाजाही बाधित हो गई। पुलिस ने पहुंचकर जाम खुलवाया है। पुलिस के पहुंचने तक 25 पेटी बियर की बोतलें गायब हो गई और कुछ क्षतिग्रस्त हो गई। शहर के बीच सीतामढ़ी चौक की ये पूरी घटना है। और बेमेतरा नगर के सिंघौरी वार्ड निवासी कुमार वर्मा का 16 वर्षीय पुत्र महेंद्र वर्मा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। वहीं पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते वो 5-6 सालों से बिस्तर पर ही पड़ा हुआ है और अब बच्चे को इलाज के लिए आर्थिक सहायता की दरकार है। इस गंभीर बीमारी का वाकया कुमार वर्मा के घर में पहली बार नहीं, इससे पहले भी हो चुका है और बड़े बच्चे की इसी गंभीर बीमारी से 22 साल की उम्र में मौत हो चुकी है। अपने दूसरे बेटे को बचाने के लिए वो सरकार और जिला प्रशासन के पास 3 साल से गुहार लगा रहे हैं। उनके दोनों बेटे स्कूल जाने लगे थे। पीड़ित के पिता ने बताया कि बेटे की इस बीमारी से परेशान है और कई जगहों पर जाकर इलाज भी करा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली कि मुंबई के अस्पताल में इसका इलाज है, जिसके लिए उनके पास पैसे नहीं हैं और लोगों के कहने पर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जन चौपाल कार्यक्रम में आर्थिक सहायता के लिए आवेदन लगाया है। सबसे पहले तो मोर 2 लड़का है, 2 लड़का रही से जिन लड़का एक जन मोर बड़े वाले हा 22 साल की उम्र में निधन हो गए। यही बीमारी ग्रस्त रही 16 और ये बीमारी ग्रस्त रहे स्थिति में मैं बहुत जगह जा जाके इलाज कराए। वो समय मैं तो अपन खेत भी बेचे हूँ इलाज कराए, लेकिन वहाँ नहीं मिली मोला कहीं फायदा। आज बाद फिर अपन नेता नगरी मन से मुलाकात करें, ऊपर मन से चर्चा करें, तो वो मन बोलते मोला कि भैया आप मन मुख्यमंत्री पोस्ट में लगाओ। ये छोटे रकम के बात में है, बड़े रकम है तो वहाँ भी मैं लगाया। तो मुख्यमंत्री जी मोला वहाँ तक तो आश्वासन दी से, फिर विधायक जी के पास मुलाकात हुई तो वो भी आश्वासन दी से, लेकिन अभी भी मैं दर के ठोकर खाते हूँ, मोला कहीं अभी बेनिफिट नहीं हो पावा थे। कुमार वर्मा मेरे पास आए हुए थे। उनके पुत्र को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी होना उसमें उल्लेख किया है और बहुत सारी जगह उन्होंने दिखाया है। शासन से सहायता मांगने की उन्होंने अपील की है। तो मैंने अभी प्रॉपर चैनल मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से उनको मेडिकल कॉलेज या फिर हमारे स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं वहाँ पर भेजने के लिए कहा है, ताकि उधर से आवश्यक पहल करके इनको यथा संभव जितना सहयोग मिल सकता है वो दिलाने के लिए मैंने कहा है। देखिए, हमारा नगर पालिका का पूर्व पार्षद कुमार वर्मा, उनका बेटा है महेंद्र वर्मा, जिसको एक लाइलाज बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको कहा जाता है, वो गंभीर बीमारी से वो बच्चा जूझ रहा है। बीच में भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए थे तो उनको
उस परिवार ने अवगत कराया। मैंने उस परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान के माध्यम से उस परिवार को मिल सके ताकि उस बच्चे का इलाज हो सके। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है और हम सबका विश्वास है कि बहुत जल्द उस परिवार को वो सहायता राशि की चेक प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ की त्रैमासिक फिजिकल बैठक हुई है और ये बैठक प्रदेश अध्यक्ष कर्नल डॉक्टर हरिद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इस आयोजन में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए पूर्व सैनिकों के अलावा मातृशक्ति की महिलाओं की उपस्थिति में सर्वप्रथम भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही वीर बलिदानी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए दंतेवाड़ा में शहीद 11 पुलिस जवानों के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और साथ ही शिक्षक भर्ती में पूर्व सैनिकों को डीएड बीएड की परीक्षा में समयावधि की छूट की मांग की गई है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक शिशुपाल शोरी, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमंत ध्रुव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश ठाकुर, श्यामा साहू, आनंद नेताम ने के साथ ही ओम प्रकाश साहू आयोजन में शामिल हुए हैं। बड़ा गर्व का दिन है हमारे लिए, खासकर राजनेताओं के लिए, कि आज पूर्व सैनिक का जो संगठन है सेवा परिषद के नाम से उन्होंने बनाया है, उनका आज वर्कशॉप था। दिन भर आज कार्यक्रम चला और सेवा के बाद जब ये आते हैं एक सामान्य जिंदगी में, तब इनके अंदर जोश जज्बा जो जब वो बॉर्डर में रहते हैं वही एक जोश जज्बा बना रहता है। अब हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उनको सम्मानित करें। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद एक पूर्व सैनिकों की संस्था है अखिल भारतीय स्तर पर और पूरे देश में इसकी इकाइयां हैं। छत्तीसगढ़ प्रांत में भी इसकी इकाई है जिसका मैं अध्यक्ष हूं और हमारा जो कार्यकलाप है वो ये है कि हम लोग जितने फौजी भाई रिटायर होके आते हैं उनका आपस में मेल जोल रहे, एक वो शक्ति के रूप में इकट्ठे हों और जो वो पूरे सेना में सीख के आए हैं वो समाज को एक डिसिप्लिन फोर्स के रूप में उसमें वापस समाज में क्या योगदान कर सकते हैं उसकी तैयारी रहती है। कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता समाज की है वो उनको देना है और उसमें पूरी तरह से लगन के साथ वो अपनी एक यूनिफॉर्म है उनकी, उस यूनिफॉर्म में वो प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा लगे रहते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया मध्य प्रदेश के डिंडोरी पहुंचे हैं। डिंडोरी के मीनाक्षी गार्डन में हिंदुओं को जगाने के लिए सभा का आयोजन किया गया था और इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने कहा, देश के हर जिले में हर गांव में हनुमान चालीसा केंद्र बनाए जाएंगे जिससे हिंदू सुरक्षित हो सके। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि जिस दिन हनुमान चालीसा केंद्र बन जाएंगे उस दिन भारत में हिंदू भूखा नहीं रहेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। ये सभी काम हनुमान चालीसा केंद्रों से संचालित होंगे। घर जाकर मिलूंगा मैं। पर फिल्म की वास्तविक सामाजिक जीवन का कोई घटना का चित्रण करती है और हिंदू लड़कियों को फंसाना ये तो देश भर में हो ही रहा है और हिंदू लड़कियों को बचाना जरूरी भी है। इस फिल्म को लेकर विपक्ष और कांग्रेस काफ़ी बवाल कर रहा है। हर एक का काम है, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार भी है। फिल्म रिलीज होनी चाहिए, मतलब चलनी चाहिए बराबर। हिंदू लड़कियों की रक्षा होनी चाहिए। दूसरे कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही गई है कांग्रेस के घोषणा पत्र में। यह देश में किसी भी हिंदू संगठन प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए क्योंकि हिंदू इस्लामिक जिहादी आतंकवाद का भोग है। मंदिर टूटे हैं, गाय कटी है, लोग मरे हैं, तो भोग बनने वाले को सजा कैसे करेंगे? क्या बलात्कार की घटना में बलात्कार की भोग बनने वाली महिला को सजा करते नहीं करते? बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन से की गई है। पीएफआई पर प्रतिबंध है, लगना चाहिए और भारत में उनको आतंकवादी संगठनों को काम करने का पीएफआई को कोई अधिकार नहीं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इसी बीच एक अहम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर केरल में एक दुखद हादसा हुआ था, जिसको लेकर अब खुद प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है। केरल के मलप्पुरम में नाव पलटने से एक हादसा हुआ, जिसमें 22 लोगों की जान चली गई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। 2-2 लाख मुआवजे का भी ऐलान किया है पीएम मोदी ने। ये बड़ा हादसा केरल के मलप्पुरम में हुआ था। पीएम मोदी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और साथ ही मुआवजे का भी ऐलान किया है। केरल के मलप्पुरम जिले में नाव पलटने का ये पूरा मामला, जिसमें 22 लोगों की जान गई है। आपको बता दें कि पर्यटकों से भरी नाव पलट जाने से 22 लोगों की जान चली गई। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ये मोदी ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। साथ ही इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो केरल के मलप्पुरम जिले में हुए हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। 22 लोगों की जान गई है इस दुखद हादसे में। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पीएम मोदी ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। अगली खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। इसी बीच बड़ी जानकारी बताते हैं, उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता दें। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अरबाज उस्मान के एनकाउंटर की जांच होगी। आपको बता दें कि अरबाज और उस्मान के एनकाउंटर की होगी जांच। एनकाउंटर की जांच के लिए न्यायिक आयोग भी बना दिया गया है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में इन शूटर्स का एनकाउंटर हुआ था, लेकिन अब इन एनकाउंटर्स की जांच भी होगी। 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग एनकाउंटर की जांच करेगा और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 27 फरवरी को अरबाज और 6 मार्च को उस्मान का एनकाउंटर हुआ था। ये बड़ी खबर, जहां पर उमेश पाल घटना में अरबाज ही गाड़ी चला रहा था और उमेश पाल पर उस्मान ने की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। उमेश पाल पर उस्मान ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसके बाद आपको बता दें कि एनकाउंटर हुआ था, लेकिन अब इस एनकाउंटर की जांच होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अरबाज उस्मान के एनकाउंटर की जांच होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां एनकाउंटर की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया गया है। राहुल मिश्रा हमारे साथ हैं। राहुल, 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग अब इस एनकाउंटर की जांच करेगा। क्या लगता है, जांच में कुछ चीजें सामने आ सकती हैं? इसकी टीमें गठित कर गई है, न्यायिक जांच की जाएगी। जांच इनकाउंटर के, जैसे इनकाउंटर कैसे हुआ, किस विषय, मतलब मुद्दा क्या था, इनकाउंटर सही था या गलत था, इसी की जो टीम गठित हुई है। टीम गठित होने के बाद, जांच होने के बाद हो सकता है कि इसमें कुछ पुलिसकर्मी या जो अधिकारी हैं वो दोषी पाए, उन पर कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल, यानी साफ तौर पर यहाँ पर अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई हो सकती है। अरबाज उस्मान के एनकाउंटर की जांच होगी। और कब से ये जांच शुरू हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 सदस्यीय पैनल भी बना दिया गया है जो इस पूरी न्यायिक आयोग में जांच करेगा। जी, आपसे बता दें कि अभी लेटर जो है जारी हो चुका है। अब देखा जाता है कि टीम कब आती है, अभी टीम क्योंकि निर्धारित नहीं हुआ कि कल आए या परसों, लेकिन आ सकती है कभी भी, क्योंकि जो सरकार है इस समय, जैसे नासिक अहमद वाले में SIT ने गठित किया और दूसरे दिन चले आए, वैसे हो सकता है इनका भी जल्द से जल्दी हो जाए, क्योंकि ये मामला बड़ा अपेचीदा है। इसमें हाई प्रोफाइल मामला चल रहा है, इसलिए जल्दी से जल्दी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया राहुल आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी है बड़ी जानकारी। अरबाज और उस्मान के एनकाउंटर की अब जांच होगी और न्यायिक आयोग बना दिया गया है अरबाज उस्मान के एनकाउंटर की जांच के लिए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और एनकाउंटर की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया गया है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के विकासखंड मवई के वन परिक्षेत्र मोती नाला के अंतर्गत फेन अभ्यारण्य से विचरण करते हुए एक जंगली भालू गांव वदवार में घुस गया है। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने भालू को जंगल की ओर खदेड़ दिया था, लेकिन फिर से वहीं जंगली भालू वदवार
बलाईखार से होते हुए आज ग्राम मेड़ा के पास पहुंच गया। तभी क्षेत्र के ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर जंगली भालू को जंगल की ओर खदेड़ दिया। हालांकि जंगली भालू ने किसी ग्रामीण पर हमला नहीं किया, लेकिन गांव में जंगली भालू के आने से क्षेत्रीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। रहे हैं जहां जंगल से निकलकर गांव में घुसा भालू, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी देखने को मिला है। और इस बीच बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी और राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी होगी। आज मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचेंगे और ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई है। मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली से बड़ी खबर, ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में होगी पेशी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी। प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, आज मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, आज मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा और उनके जो जमानत की याचिका बार बार खारिज हो रही है, उसी को लेकर दोबारा से जो उनकी लीगल टीम है आज फिर जमानत की याचिका मांगने के लिए फिर से अनुरोध करेंगे कोर्ट से। और वो बार बार एक ही अपील कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत खराब है और अभी हाल के दिनों में वो अस्पताल से छुट्टी कर आई है। वो कई दिनों तक एडमिट रही है और जिसको लेकर बार बार कोर्ट से अपील की जा रही है कि पत्नी की देखभाल के लिए मनीष सिसोदिया का घर पे रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन क्या लगता है आज राहत मिल सकती है मनीष सिसोदिया को? जी, बात करें राहत की तो पिछली कम से कम 5 से 6 तारीखों पे हमने देखा है बार बार अनुरोध करने के बाद भी कोर्ट ने कोई रहम नहीं दिखाया है और कोर्ट बार बार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर रहा है। बताया जा रहा है कि आज भी उनको जमानत मिलने के चांस कम है, क्योंकि ईडी और सीबीआई ने दोनों ने शिकंजा कसा हुआ है। बार बार कोर्ट एक ही बात कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया रसूख नेता है, वो गवाह सबूतों को इधर उधर करने में हेराफेरी कर सकते हैं, इसलिए उनकी जमानत याचिका को खारिज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर आज मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी है। लगातार बेल के लिए अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन अब तक राहत नहीं। लेकिन देखना होगा आज क्या कुछ सामने आता है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।